ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम इकोनॉमिक्स के क्लास 3 पर बात करेंगे और मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाजार क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है वह बाजार पर आधारित होता है, तो आपको बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है, डेफिनेटली पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है। ठीक है, बाजार। देखिए, बाजार क्या है? बाजार को हम एक काल्पनिक क्षेत्र कह सकते हैं। बाजार क्या है? काल्पनिक क्षेत्र है, एक इमेजिनरी एरिया है जहां पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं और आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं। सरल रूप में आप कहेंगे ऐसा क्षेत्र जहां सामान खरीदने वाले और सामान लेने वाले उपस्थित होते हैं और आर्थिक गतिविधियां संपन्न करते हैं, उस क्षेत्र को ही हम बाजार कहते हैं। बाजार को क्या कहा गया है? बाजार को एक काल्पनिक क्षेत्र कहा गया है। बाजार को हम क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखो बाजार क्या है? काल्पनिक क्षेत्र है। बाजार क्या है? एक काल्पनिक क्षेत्र है। इस काल्पनिक क्षेत्र में क्या होता है? काल्पनिक क्षेत्र में मुख्य रूप से हम देखते हैं आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। क्या? आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने वाले कौन हैं? आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते कौन हैं? आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने वाले हैं सेलर, मतलब क्रेता। इसे हम विक्रेता कहेंगे। सेलर मतलब विक्रेता। और बायर यानी क्रेता, खरीदने वाले। वस्तु और सेवाओं को खरीद करने वालों को हम क्या बोलते हैं? क्रेता कहते हैं और विक्रेता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाजार जो एक काल्पनिक क्षेत्र है, इसके दो प्रमुख फैक्टर होते हैं। कौन कौन? क्रेता और विक्रेता। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा का जो पूरा बाजार है जहां आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, इस आर्थिक गतिविधि में एक नियम काम करता है जिसे हम मांग और आपूर्ति का नियम कहते हैं। रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसे हम मांग और आपूर्ति का नियम कहते हैं। मांग और आपूर्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, बाजार में किसी वस्तु की मांग होती है। उदाहरण के लिए कोविड के टाइम में देखते हैं हैंड सैनिटाइजर की मांग अत्यधिक बढ़ी थी। साथ ही साथ और किस चीज़ का मांग बढ़ा था भाई? मास्क का मांग बढ़ गया था। तो इस प्रकार से मेडिकल सेक्टर ग्रो कर गया। तो हम देखते हैं कि बाजार में जिन वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिन वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है, उसके आधार पर क्रेता और विक्रेता आर्थिक गतिविधियां करते हैं। यानी कि जो विक्रेता है, ये जो क्रेता है, क्रेता किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि करेंगे? क्रेता का काम क्या है? बायर का काम क्या है? खरीदने वाले का ये डिमांड करना। तो इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं कैसी होगी? डिमांड के आधार पर होगी, मांग के आधार पर होगी। लेकिन जहां हम बात करते हैं विक्रेता की, तो विक्रेता इस डिमांड को क्या करेगा? फुलफिल करेगा, मतलब सप्लाई करने का काम करता है। सप्लाई करने का काम करता है, आपूर्ति करता है। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि जो विक्रेता हैं, विक्रेता या सेलर हैं, ये कौन सी आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं? मूल रूप से जो सप्लाई की आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना, सप्लाई की आर्थिक गतिविधियां मतलब आपूर्ति की आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करते हैं। कौन? विक्रेता। तो मूल रूप से, सरल रूप से आप इसे ये समझ लीजिएगा कि जो
काल्पनिक क्षेत्र है, उस काल्पनिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। आर्थिक गतिविधियां करने वाले कौन हैं? क्रेता और विक्रेता हैं। क्रेता और विक्रेता बाजार में मांग और आपूर्ति के नियमानुसार क्रेता डिमांड अर्थात मांग के आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करता है और विक्रेता अर्थात सेलर सप्लाई की आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करता है। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को काल्पनिक क्षेत्र में बाजार के नियमानुसार हम मार्केट या बाजार के नाम से जानते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लेन देन के अनुसार इसे हम क्या कहते हैं? बाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बाजार क्या है आप लोग समझ पाए होंगे। विक्रेताओं के आधार पर बाजार को हम कुछ तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट विक्रेताओं के आधार पर बाजार के प्रकार कैसे होंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट यानी बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो विक्रेताओं के आधार पर हम देखें तो एक तो बाजार होता है एकाधिकार बाजार। इसे ही हम मोनोपोली मार्केट कह देते हैं। बाजार का जो दूसरा रूप है वह कहलाता है ओलिगोपोली मार्केट या अल्पाधिकार बाजार। इसे हम ओलिगोपोली मार्केट कह देते हैं। और बाजार का जो तीसरा रूप है वह कहलाता है प्रतिस्पर्धी बाजार। इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट, है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग समझना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं एकाधिकार बाजार क्या है। ध्यान दीजिएगा, विद एन एग्जाम्पल हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए हम टेलीकॉम सेक्टर को लेकर चलते हैं। आप देखे होंगे 2011-12 से लेकर 2015 तक भारत देश में बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे एयरसेल, वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो और वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल और रिलायंस। ये प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां भारत में कार्यरत थीं, अपनी सेवाएं दे रही थीं, है ना। लेकिन जैसे अभी वर्तमान स्थिति में देखते हैं 2022 के कंडीशन में, तो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां वर्तमान में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रही हैं। मतलब वो या तो अपनी सेवाओं को बंद कर दिए या दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो गए, है ना। तो ये स्थितियां हमको देखने को मिली है। तो जो टाइप्स ऑफ मार्केट है, इसमें एकाधिकार बाजार हम किसे कहेंगे? बाजार में किसी वस्तु के उत्पादन और उसकी आपूर्ति से संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां हैं, बाजार में कोई वस्तु या सेवा की मांग और आपूर्ति से संबंधित जो गतिविधियां हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में चला जाए, किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष फर्म के हाथों में चला जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? एकाधिकार बाजार कहेंगे। मूल रूप से हम देखते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। यानी कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वह मार्केटिंग जो बाजार है या बाजार मूल्य पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसे अपनाती है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवा का जो सेवा प्रदाता है या वस्तु का जो डीलर है वह बाजार में केवल एक ही उपलब्ध हो, उसका कोई अन्य ऑप्शंस ना हो, तो ऐसी कंडीशन में उस बाजार की अवस्था को हम क्या कहेंगे? एकाधिकार बाजार कहेंगे, मोनोपोली मार्केट कहेंगे। ठीक है,
इससे लाभ होगा या हानि होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इससे लाभ होगा कि हानि होगा? जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको डेफिनेटली इससे हानि होता है। क्यों? लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। जो बाजार में उपलब्ध है सर्विस या वस्तु, केवल उसी को खरीद सकते हैं, उसका कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है गुणवत्ता में कमी हो और हो सकता है प्राइस बहुत अधिक हो, मूल्य अधिक हो, फिर भी लोगों के पास ऑप्शन अगर उपलब्ध नहीं है तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। इसी को हम मोनोपोली मार्केट करते हैं, चाहे वो दवा के क्षेत्र में हो, मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे कोई सर्विस सेक्टर हो, चाहे वस्तु और उत्पादन के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्रों में हम देखें तो अगर बाजार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, यहाँ मांग और आपूर्ति से संबंधित किसी विशेष वस्तु और सेवा पर एकाधिकार हो जाए, पूंजीगत या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे बाजार मूल्य पर आधारित गतिविधियां किसी एकाधिकार फर्म या एकाधिकार किसी व्यक्ति के हाथों में चला जाए, पूरा का पूरा बाजार का जो नियंत्रण है, तो ऐसी बाजार की व्यवस्था को, बाजार की ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? एकाधिकार बाजार कहेंगे, जहां बाजार का नियंत्रण किसी विशेष फर्म, किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था के हाथों में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? वहीं अगर हम अल्पाधिकार बाजार की बात करें, जिसे हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में एक या अधिक बायर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सप्लायर है ना, सप्लायर जो है एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अल्पाधिकार बाजार क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। बाजार में क्या होता है ना, बाजार में एक या एक से अधिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आप कह सकते हैं बाजार में एक से अधिक विक्रेता हैं, एक या एक से अधिक विक्रेता हैं। कहाँ? बाजार में। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है ना, लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट चुन सकते हैं। अल्पाधिकार बाजार जो है कंपेयर देन एकाधिकार बाजार काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को चुनाव की छूट होती है। कम से कम यहाँ पर 2-4 ऑप्शंस हैं। आपके पास अगर 4-5 टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, अवेलेबल है, तो उनको आप चयन कर सकते हो कि कौन सी टेलीकॉम सेक्टर आपके लिए ज़्यादा बेहतर कर सकती है। फिर आप उस सेवा को खरीद कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई भी बाजार में वस्तु है तो अगर एक ही वस्तु को बनाने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे जो हैं विक्रेता हैं या बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उससे सीधा सीधा लाभ क्या किसको होगा? कंज्यूमर को होगा, उपभोक्ताओं को होगा। इसमें थोड़ा बहुत तो कंपटीशन हमको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ बात करते हैं, है ना, उस कंडीशन की बात करते हैं जहां पर बहुत सारे एक ही वस्तु या एक ही सेवा के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हों या विक्रेता हों, एक या एक से अधिक विक्रेता, यहां पर भी विक्रेता कहिएगा, यहां पर वेरियस सेलर्स, जहां बहुत सारे विक्रेता हो, किसी वस्तु या सेवा के बहुत सारे विक्रेता जहां पर हो मार्केट में, उस बाजार को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धी बाजार कहेंगे। प्रतिस्पर्धी बाजार किसके लिए फायदेमंद है? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, हमारे लिए, क्योंकि यहां पर हमें चयन करने की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो एक से अधिक यहाँ पर वस्तु और सेवाओं को कंपेयर कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि जो प्रतिस्पर्धी बाजार है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यह सीधे सीधे जनता के लिए लाभप्रद होता है। क्लियर है? इसके लिए प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए अभी वर्तमान में कंपटीशन एक्ट चलता है, कंपटीशन एक्ट चलता है। कंपटीशन एक्ट कब लाया गया था? 2003 में लाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1969 में एक MRTP एक्ट भी लाया गया था। MRTP एक्ट 1969, इसी में परिवर्तन करके इसे क्या कर दिया गया? कंपटीशन एक्ट कर दिया गया, जो कि 2003 में इसे
बदलाव लाया गया, क्योंकि कोई भी देश क्या चाहेगा, प्रतिस्पर्धी बाजार ही चाहेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट ही चाहता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज नोन एज एलपीजी सिस्टम। ठीक है, दैट इज नोन एज एलपीजी सिस्टम। एलपीजी प्रणाली क्या है? एलपीजी प्रणाली क्या है? इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे ही हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, इसे ही हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF सुधार के नाम से जानते हैं। मिलर नामक अर्थशास्त्री ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, इसी नाम से इसे हम मिलर सुधार के नाम से भी जानते हैं। और नरसिम्हन राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एलपीजी प्रणाली को भारत में लागू किया गया था। इसी नाम से भारत में हम इसे राव मनमोहन सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1990 के दशक में हम देखते हैं भारत में आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई थी, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। हम लोग बहुत सारा एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, इंपोर्ट करा रहे थे। बहुत सारे वस्तुओं को हम अन्य देशों से इंपोर्ट करा रहे थे। बैलेंस ऑन पेमेंट, भारत का भुगतान संतुलन जो है अस्थिर होता जा रहा था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि 24 जुलाई 1991 में भारत में एक प्रणाली लागू की गई। इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? एलपीजी प्रणाली कहते हैं। एलपीजी प्रणाली में एल, पी और जी, यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा। एल मीन्स क्या है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। एक एक शब्द को समझिएगा। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण में लैंड रिफॉर्म लाया गया और लोगों को जो इंडस्ट्री ओपन करने की जो नीतियां थी, पॉलिसी थी, उसको शिथिल किया गया, सरल किया गया, ताकि हर कोई जो चाहे वह उत्पादन क्षेत्र में आए और अधिक से अधिक इंडस्ट्री ओपन कर सकें। तो पहला बात तो लैंड रिफॉर्म लाया गया, भूमि सुधार लाया गया, साथ ही साथ उदारीकरण नीति के तहत लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाने लगा और उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, उसे शिथिल किया गया ताकि लोगों का रुझान इंडस्ट्री ओपन करने के लिए अधिक से अधिक हो। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का मतलब ये है, गवर्नमेंट कहती है कि जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, उस एरिया में हम क्या करेंगे? एक इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में की बात करिएगा तो रायपुर में आप लोगों ने देखा होगा सिलतरा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दुर्ग में बोराई। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ बिलासपुर की तो बिलासपुर में सिरगिट्टी नामक क्षेत्र है। बाकी रायगढ़ क्षेत्र में भी और चांपा क्षेत्र में भी कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर आज डेवलप हो चुके हैं। तो निजीकरण का मतलब ये कहा गया कि आप जो है प्राइवेट सेक्टर, आपका अगर प्राइवेट जमीन है, निजी जमीन है, तो आपको हम क्या करेंगे ना, बैंकों के माध्यम से सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपना इंडस्ट्री ओपन कर सको। दूसरा, ये बात कहा गया कि अगर आप के पास जमीन नहीं है और शहर क्षेत्र में आप इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो तो हम आपको जमीन लीज पर देंगे, जिसका बहुत न्यूनतम आपको पैसे अदा करना पड़ेंगे और कम पैसे में आप जो है शहरी क्षेत्र में शहरी सुविधाओं के साथ, जहां आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, शहर से जुड़ाव मिलेगा आपके मार्केटिंग के लिए, उन क्षेत्रों में आप इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको लीज पर जमीन दे सकते हैं। तो इस तरह से भारत देश में हम लोग देखते हैं कि जो एलपीजी प्रणाली थी, एलपीजी सुधार था 24 जुलाई 1991 का, इसने एक दशक भर में ही पूरा रिवॉल्यूशन ले आया, एक क्रांति ले आया और भारत देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम कर गया, आर्थिक तेजी आई। और हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो डिमांड और सप्लाई की समस्या थी, मांग और आपूर्ति की समस्या थी, वह फुलफिल हो गया। न केवल फुलफिल हुआ बल्कि हम अन्य देशों में भी निर्यात करने लग गए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं
पहली बात तो एलपीजी प्रणाली क्या है, तो आप लोग समझ गए होंगे। एलपीजी प्रणाली 24 जुलाई 1991 को इसे लागू किया गया था आर्थिक सुधार के रूप में, नवीन आर्थिक सुधार के रूप में। इसे हम मिलर सुधार भी कहते हैं, राव मनमोहन सुधार भी कहते हैं। इसे ही हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत एक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लाया गया था। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को हम कहते हैं सेप, यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को दो श्रेणियों में समझा जा सकता है। एक तो संरचनात्मक सुधार जिसे हम एलपीजी सुधार कहते हैं, और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट रिफॉर्म, माइक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट रिफॉर्म यानी MEAR, जिसे हम समष्टि आर्थिक सुधार भी कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो संरचनात्मक सुधार है यह मूल रूप से एलपीजी प्रणाली पर आधारित थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हम लोगों ने देखा है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो न केवल हमारी आवश्यकताएं फुलफिल होंगी, हम अन्य देशों में क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना, वस्तुओं को। तो इस नाम से हमारा देश वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ जुड़ाव स्थापित करेगा, जिसे हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं, ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। क्लियर है? तो ये तीन बातें यहाँ पर संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत। समष्टि आर्थिक सुधार MEAR, माइक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट रिफॉर्म में भारत देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसे हम विदेश व्यापार नीति, राजकोषीय नीति और इसे हम क्या नाम से जानते हैं, मौद्रिक नीति, है ना। तो इन पर भी काम किया गया, इन पर भी कुछ सुधारात्मक कार्य किए गए। क्या एलपीजी प्रणाली का भारत देश पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा? निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला तो ये कि मुद्रास्फीति नियंत्रण हो गया। मुद्रास्फीति का मतलब आप सब जानते हो, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, बाजार में महंगाई का कम होना और मुद्रा के मूल्य का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे होगा, हम अन्य देशों में एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा हमें, है ना, तो हमारा मुद्रा का वैल्यू बढ़ा, पहला। दूसरा ये कि भारत देश में अगर डिमांड और सप्लाई का चेन फुलफिल हो रहा है तो महंगाई भी नहीं होगी, है ना, तो महंगाई कम हो रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुद्रा का मूल्य भी बढ़ रहा है। तो मुद्रास्फीति में हमको डेफिनेटली इन्फ्लेशन में हमें नियंत्रण देखने को मिला। भुगतान संतुलन संकट से बाहर आए, हम अन्य देशों में कर्ज में जो डूबे हुए थे कर्ज से बाहर आने लग गए। तीसरा, विदेशी व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ा, निजी क्षेत्र को अवसर प्राप्त हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई, जनता के पास चयन की स्वतंत्रता हुई, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि और देश के विकास में 6% से भी अधिक ग्रोथ देखने को मिला। ये सारे फायदे आपको कहाँ से मिल जाते हैं, एलपीजी प्रणाली से मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलपीजी प्रणाली के कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े थे, जो आर्थिक दुष्प्रभाव और सामाजिक दुष्प्रभाव के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक जड़हीन विकास था, रोजगारहीन विकास था और संवेदनाहीन विकास था। जड़हीन विकास का मतलब क्या समझे कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, इकोनॉमी का बैकबोन क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत देश का जो आधारभूत स्तंभ है वो क्या है, मूल रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो जड़हीन विकास था, कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो कम होने लग गया। रोजगारहीन विकास था, मतलब लघु और कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद होने लग गए। संवेदनाहीन विकास था, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता हो गया। सामाजिक दुष्प्रभाव ये होता है कि उत्तर उपभोक्तावाद बढ़ता है। उत्तर उपभोक्तावाद का सामान्य अर्थ होता है कि इंद्रिय संतुष्टि के लिए लोग जीवन यापन करेंगे। श्वेत वसन प्रयास का मतलब है सामाजिक अपराधों में वृद्धि होगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव में हिंसा, कुंठा आदि में वृद्धि होगी। सामाजिक संस्थाओं का विघटन होना प्रारंभ हो जाएगा। लोग एकल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और जो संयुक्त परिवार की भावना है वो कहीं ना कहीं हमें टूटता हुआ, कमजोर होता हुआ नजर आता है। तो ये सभी हमें आर्थिक दुष्प्रभाव के रूप में नजर आते हैं। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुआ है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, इसका बहुत सारा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि
पूंजी बाजार, दूरसंचार और बीमा क्षेत्र को ओपन किया गया। पूंजी बाजार के लिए सेबी स्थापित किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में 1988 में, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला 12 अप्रैल 1992 को। दूरसंचार ट्राई लाया गया, जिसे हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये जो है 20 फरवरी 1997 को इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया। वहीं अगर हम बात करें किसकी, 1999 में इरडा की। इरडा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है। तो ये सभी सेक्टर्स यहाँ पर स्थापित किए गए, इसका लाभ भारत देश को मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के सेक्टर्स के विषय में, और जीडीपी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।